Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session for the RBI Grade B aspirants. RBI Grade B aspirant के मन में बहुत सारी queries रहती हैं. सर, what is the syllabus? What is the exam pattern? What is the eligibility? What is the cut off? तो इस तरह की बहुत सारी queries आपके मन में रहती है और इन सभी queries को मैं एक ही वीडियो में आज सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए. तो चलिए दोस्तों, एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग. बहुत सारा कंटेंट आपको फॉर फ्री मिल जाता है ऐप के थ्रू. जस्ट ज्वाइन आवर कम्युनिटी ग्रुप्स थ्रू आवर ऐप. उस ऐप पे आपको कम्युनिटी ग्रुप्स मिल जाते हैं. जैसे मेरा कम्युनिटी ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, तो उस कम्युनिटी ग्रुप में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ग्रुप्स मिल जाएंगे और वहाँ आपको बहुत सारा कंटेंट फॉर फ्री मिल जाता है. तो ऐप डाउनलोड करना आपके लिए मस्ट हो जाता है. उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो मिलता है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि ऐप पे आपको मिलते हैं कॉइन्स जिनसे आप एडिशनल डिस्काउंट अवेल कर सकते हो. और डिस्काउंट से याद आया दोस्तों, हमारी राइट टू सिलेक्शन सेल स्टार्ट हो चुकी है. दैट मीन्स अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, बी इट आरबीआई असिस्टेंट, बी इट आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर, बी इट एसबीआई क्लर्क, बी इट एसबीआई पीओ, बी इट आईबीपीएस क्लर्क, बी इट आईबीपीएस पीओ, तो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हो तो उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा बैंक महापैक प्लस. तो इस बैंक महापैक प्लस पे आपको हम ऑफर कर रहे हैं द मैक्सिमम डिस्काउंट. इसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसको हमने स्लैश करके कर दिया है 6999, लेकिन ये भी आपको पे नहीं करनी. अगर आप ऐप के थ्रू कोड यूज करोगे Y581 तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट. तो कोड याद रखिए Y581. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आरबीआई के बारे में. तो देखो, ये जो लोगो है, मैं कई बार वीडियो में बोल भी चुका हूं और पहले भी बोला हूं, आगे भी बोलूंगा और बोलता ही रहूंगा कि दिस इज जस्ट नॉट अ लोगो, इट इज एन इमोशन. फॉर मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स इट्स एन इमोशन. ठीक है, कई लोगों का ये सपना होता है यहाँ पे जाना. क्यों होता है? क्योंकि अगेन नेचुरल रीजन है. स्टार्टिंग लेवल पे एक मैनेजरियल पोजीशन मिलती है, सरकारी जॉब है, रॉब है. सही बात, रॉब क्या है बैंकिंग सेक्टर में? दीज आर द ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, और सैलरी, पे, पर्क्स, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, क्या क्या गिनवाएं, क्या नहीं है इसमें. ठीक है, और जो हम करेंसी जो यूज करते हैं वो भी तो यही मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब यही प्रिंट करते हैं उसको. तो कहीं ना कहीं दिस इज एन इमोशन. बट इस इमोशन को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों. और मेहनत अगर क्लैरिटी के साथ की जाए तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं. ये एग्ज़ाम बहुत टफ है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, बट कहीं ना कहीं अगर आप क्लैरिटी के साथ करोगे तो आपको जर्नी जो है वो स्मूथ हो जाएगी और आपके चांसेस भी सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे. तो क्यों ना उन क्वेश्चंस जो आपके मन में आते हैं उनके रिगार्डिंग मैं आपको क्लैरिटी दूं. बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स होते हैं, बहुत सारे पुराने एस्पिरेंट्स होते हैं, तो सभी की क्वेरीज यहाँ पे एड्रेस करने की मैं कोशिश करता हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेरी नंबर 1, इंपॉर्टेंट डेट्स. देखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स, बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन को अब वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का वेट करके तैयारी करते हैं, उनके रिगार्डिंग दिस इज ऑल अबाउट, दिस सेक्शन इज ऑल अबाउट कि सर एग्जाम कब हो सकता है. तो देखो, मैंने जब अप्रैल में देयर वर रूमर्स, मैंने तब भी बोला था, पेड स्टूडेंट्स को भी बोला था, यूट्यूब पे भी बोला, देखो मुझे कम लगता है चांसेस कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा. लेकिन और मैं ये भी बोलूंगा कि अभी मई में भी नहीं आना, जून में भी मोस्ट प्रोबेबली आपका नोटिफिकेशन ना देखने को मिले. अगर आ जाता है तो वो बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में आया होगा, मतलब पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता. अभी भी मैं इसी स्टैंड पे रहूंगा कि शायद शायद जून में भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले. और जून के बाद फिर नोटिफिकेशन अगर कभी भी आता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी तो बनती है. पर पता नहीं यार क्यों मेरी गट फीलिंग कहती है लेटर हाफ, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने को बोलूंगा कि आप वेट करो नोटिफिकेशन का. बट एक चीज मैं आपके साथ जरूर डेफिनेटली शेयर करूंगा कि देखो दोस्तों, नोटिफिकेशन अब आएगा तब आएगा, जब भी आएगा, जब भी आएगा, आपके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 4 से 5 मंथ का टाइम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस है, एटलीस्ट 4 से 5 मंथ का टाइम आपके पास होना चाहिए. तो क्या वो आपके पास है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में क्लैरिटी के तौर पे बताऊंगा. ठीक है, जैसे आप ये पिछले साल का नोटिफिकेशन देखो, नोटिफिकेशन आया था 9 मई को और आपका एग्जाम हुआ था 9 जुलाई को. ठीक है, इसी तरह अगर आप पुराने नोटिफिकेशंस भी देखोगे तो उनमें भी आपको एक चीज सिमिलैरिटी के तौर पे मिलेगी कि आपके पास जब नोटिफिकेशन आता है, जब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, पहले दिन से लेके एग्जाम की डेट के बीच में 45 से लेके 60 डेज का गैप होता है. तो यानी कि नोटिफिकेशन के बाद मुझे इतने दिन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है. अब तक का जो सबसे कम टाइम फ्रेम में जो एग्जाम हुआ है वो 45 डेज, वरना जनरली 60 डेज का टाइम फ्रेम रहा है.
ठीक है, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई के पिछले प्रीवियस नोटिफिकेशंस में ट्रेंड देखा गया और लगभग इतना टाइम रहेगा भी। तो सपोज अगर मेरा नोटिफिकेशन जुलाई में आता भी है तो सितंबर में मेरा एग्जाम होगा। तो मेरे पास अगर मैं देखूं अभी मई, अगर हम मिड देखें, मई मिड में हम आ चुके हैं, तो हाफ मंथ ये जून जुलाई अगस्त 3.5 एंड सितंबर। ठीक है, सितंबर का भी अगर हम हाफ ले लें तो हमारे पास 4 मंथ्स का टाइम है। अगर मैं डेडिकेटली स्मार्टली मेहनत करता हूं तो डेफिनेटली मेरे पास सफिशिएंट टाइम है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं क्या मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद से पूछो, मेरे पास टाइम तो है, क्या मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। सो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन कब आएगा दैट nobody knows as of now। मेरे पास अगर कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे लास्ट ईयर जब भी आई है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो अगर मेरे पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आएगी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। अभी के लिए मैं कहूंगा मुझे भी नहीं पता है नोटिफिकेशन कब आएगा, लेकिन मई और जून में तो शायद नहीं आने वाला, मोस्ट प्रोबेबली जून में भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट चीज आती है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो एज के टर्म्स में है दोस्तों। तो एज के टर्म्स में क्या है, 21 से लेके 30। तो 21 मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स। अब ये 30 डिसाइड कैसे होगा, तो जिस मंथ में आपका डेट ऑफ जिस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आता है, जनरली उस मंथ की पहली डेट जो होती है, मतलब जैसे सपोज 9 मई को पिछला नोटिफिकेशन आया था तो 1 मई वॉज द डेडलाइन। तो आप देख लीजिए सपोज जून तक अगर आप 30 क्रॉस कर जाते हैं तो यू माइट नॉट रिमेन एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो ये थोड़ा सा क्राइटेरिया, लेकिन अगर आप 30 क्रॉस नहीं कर रहे तो दैट वुड बी ऑल। सिंपल सी बात है, 21 से 30 के बीच में, 21 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया वुड बी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। देखो कोई क्राइटेरिया, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हो, आप बीकॉम हो, बीएससी हो, आप एग्रीकल्चर से किया है, आपने केमिस्ट्री से किया है, जिस भी बैकग्राउंड से आपने बीटेक किया है, मार्क माय वर्ड्स, ध्यान से सुनिए, आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, डजंट मैटर, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर आप इस एग्जाम की डिफरेंट स्टेजेस को समझ के स्मार्टली परफॉर्म करने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी एजुकेशनल क्राइटेरिया जरूर रखा हुआ है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ये यहां पे लिखा हुआ है मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, और अगर आपने सपोज ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क्स से कम है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। सो दिस इज द क्राइटेरिया। ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया है। SC, ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। जो 60% का ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया वो उनके लिए 50% हो जाता है, और जो PG का क्राइटेरिया है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स हो जाता है। मैं एक बार जल्दी से रिपीट भी कर देता हूं दोस्तों, अगर आप एक सिंपल ग्रेजुएट है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की है, आपके 60% से ऊपर मार्क्स है, 60% से ऊपर मार्क्स हैं, तो यू आर एलिजिबल। एंड इफ यू आर हैविंग PG दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड। तो पीजी में आप, मतलब आप सिंपल कोई भी एक क्राइटेरिया मीट करते हैं, चाहे ग्रेजुएशन का चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन में 60% एंड इन पोस्ट ग्रेजुएशन यू नीड टू हैव मिनिमम 55%। ठीक है, सपोज अब बच्चे के मन में ये भी डाउट आ सकता है, सर मेरे ग्रेजुएशन में तो 60% है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 नहीं है। डजंट मैटर, यू आर एलिजिबल। सिंपल सी बात है, कोई भी क्राइटेरिया मीटअप कर लो, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि सर मैं एक फाइनल ईयर एस्पिरेंट हूं, क्या मैं इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं। तो देखो दोस्तों, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, फाइनल रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो सपोज आपका कोई फाइनल ईयर, आप फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट जून जुलाई तक आ जाएगा, फॉर्म फिलिंग से पहले आ जाएगा, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर फॉर्म फिलिंग तक आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है, आपके पास फाइनल मार्क्स होने चाहिए टू फिल इन दी एग्जाम फॉर्म। दिस इज द क्लियर कट क्राइटेरिया। तो फाइनल ईयर अगर जून जुलाई तक, वैसे मोस्ट सेशन जो होते हैं वो जून जुलाई तक क्लोज हो जाते हैं, तो शायद जो फाइनल ईयर एस्पिरेंट्स है वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अबाउट एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन ओपन है। तो नेक्स्ट आते हैं, इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया होता है सैलरी। तो सैलरी के रिगार्डिंग देखो दोस्तों, मैंने लेटेस्ट अप्रैल 2024 की सैलरी स्लिप बनाई हुई है। अब आप कितनी कोशिश कर लो, बच्चे कहीं ना कहीं नाराज हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। ठीक है, बट दैट्स योर जॉब, और हमारा काम है आपको सेटिस्फाई करना, आपको खुश करना। ठीक है, तो दैट्स आवर जॉब। तो ये वीडियो जो है ऑलरेडी 31,000 बच्चों ने देखी है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सैलरी को जानना तो यहाँ पे आप जान सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपकी नेट सैलरी के बारे में बताया,
टैक्स के बारे में नहीं बताया, तो टैक्स आप ऑलरेडी 15 से 20 हजार और कम कर लेंगे तो आपका वो टैक्स आ जाएगा। बाकी अलाउंसेस वगैरह सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट सैलरी। अगर आपको चेकआउट करना है तो ये मेरी वीडियो है। सैलरी पे पक्स इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट, कंपेरेबल टू नन। ठीक है, तो आप चेकआउट कीजिए, खुद डिसाइड कीजिए कि कम है या ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो सैलरी पे बात नहीं करेंगे दोस्तों, डायरेक्टली आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि मैं तैयारी कर सकता हूं, मेरे पास 4 महीने का टाइम है, मैं तैयारी कर सकता हूं, तो एलिजिबल हूं। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज एलिजिबिलिटी। अगर समझ में आ गई है एलिजिबल हूं, तो भैया अब आते हैं तैयारी पे। तैयारी से पहले अपने दुश्मन को जानो, अपने एग्जाम को जानो। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो 3 फेजेस में कंडक्ट होता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू। तो मैं तीनों फेजेस के बारे में अब यहाँ पे एक एक करके बात करूंगा। जो फेज 1 है वो आपका, उसमें एक ऑनलाइन पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मिला के 200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 200 मार्क्स के, मतलब हर क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ठीक है, देयर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग 1/4, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसके अलावा हर सेक्शन के लिए इंडिविजुअल टाइमिंग है, हर सेक्शन के लिए यहाँ पे इंडिविजुअल टाइमिंग है। जैसे अगर आपका जीए है 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स 25 मिनट्स, रीजनिंग 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट्स, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 25 मिनट्स। यानी कि जो 2 घंटे का पेपर है वो 2 घंटे में आप मिलके अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपको इंडिविजुअल सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी और उसी सेक्शनल टाइमिंग में आपको क्वेश्चंस करने होंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को ये लग सकता है कि 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स और 25 मिनट, यानी कि पेपर बहुत हलवा आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी इट इज नॉट हलवा, इट इज सेइंग समथिंग डिफरेंट। यहाँ पे पेपर टफ नहीं आएगा, यहाँ पे पेपर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया जितना आता है वो अच्छे से आना चाहिए। इट्स मोर अबाउट हाउ मच यू हैव रिटेन्ड, इट्स नॉट अबाउट द पेपर विल बी इजी, क्योंकि अभी मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा तो यू विल गेट टू नो कि कट ऑफ कितनी कम है। तो पेपर इज रियली टफ, बट द रिक्वायरमेंट इज कि सपोज मैं 3 मंथ के जनरल अवेयरनेस करके जाता हूँ, मैं 3 मंथ के करंट अफेयर करके जाता हूँ, तो 3 मंथ के करंट अफेयर ऐसे मुझे टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं वहां पे सोच सकूं। शायद 25 मिनट में आप 80 के 80 क्वेश्चन देख भी ना पाओ। तो दैट इज द थिंग, जो आता है वो अच्छे से आना चाहिए, ये यहाँ पे पेपर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। ठीक है, सो ये आपका फेज 1 का पैटर्न है। पहले फेज 1 के पैटर्न के बारे में बात कर लें, देन स्ट्रेटेजी के बारे में तो बात करेंगे। फेज 1 का पैटर्न हो गया, फेज 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो आपका पेपर है यहाँ पे फेज 1 के ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर आपका फेज 2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि 30 डेज का टाइम आपके पास फेज 1 के बाद, 30 तो नहीं बोलूंगा, अराउंड 27 28 25 इस तरह से वेरी करता रहता है। ठीक है, अराउंड उतना टाइम आपके पास फेज 1 फेज 2 के बीच में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, उसमें 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो जैसे अब मैं थोड़ा सा आपको पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। ईएसआई और एफएम का जो पैटर्न है वो सेम है। इसके अंदर क्या होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, और ये जो 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है ये फर्दर ब्रेक डाउन है। इसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं 2 मार्क्स के जो पैसेज बेस्ड होते हैं, और 10 क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, तो मिला के ये 50 मार्क्स के बनते हैं। इसके अलावा 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जहां पे आपको टाइपिंग करके पेपर देना होता है, पेन एंड पेपर टाइप नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव होता है लेकिन टाइपिंग होती है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, वहीं पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं, 600 इज द वर्ड लिमिट, और 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं, 400 इज द वर्ड लिमिट। ठीक है, और इन तीन में से, मतलब इन 3 में से आपको 2 करने होते हैं, इन 3 में से आपको 2 करने होते हैं, दिस इज मैंडेटरी। तो यानी कि 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इसके लिए आपके पास 30 मिनट्स होते हैं, और ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसके लिए आपके पास 90 मिनट्स होते हैं। यानी कि ईएसआई का एक पेपर जो होता है वो 120 मिनट का होता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ ईएसआई एंड फाइनेंस। ठीक है, फिर एक और इंग्लिश पेपर और होता है। इंग्लिश पेपर एक मिला के कंपोजिट टाइमिंग होती है 90 मिनट, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आपका एस्से, एक होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और एक होता है प्रेसी। 3 ही क्वेश्चन आते हैं, और तीनों आपके यहाँ टाइम सफिशिएंट होता है। टाइम का क्रंच जो मेजरली बच्चों को फील होता है वो ईएसआई और एफएम में होता है। ठीक है, इंग्लिश इट्स क्वाइट सिंपल, एक या तो ऐसे आएगा, मतलब या तो नहीं, एक तो ऐसे आएगा, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा जिसपे बेस 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे आपको टाइपिंग पे, और फिर एक आपका प्रेसी राइटिंग होगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एग्जाम पैटर्न।
कमिंग टू द सिलेबस, अगर एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया है तो हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस से पहले मैं वापस से आपको फेज 1 पे लेके जाना चाहता हूं दोस्तों। ये जो एग्जाम था, देखो फेज 1 का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। अगर आप चेकआउट करो इसका जो सिलेबस है, बस उन्होंने सेक्शंस के नेम रख रखे हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। लेकिन अगर जैसे कोई सपोज एक न्यू एस्पिरेंट है, तो वो अगर जानना चाहे कि वो कैसे सिलेबस को जानेगा, तो जनरल अवेयरनेस इज बेसिकली करंट अफेयर्स जो पिछले 3 से 4 महीने, मतलब 3 से 4 महीने में मिनिमम बता रहा हूँ, 4 से 6 महीने वैसे आइडियली करने चाहिए। तो 4 महीने के करंट अफेयर्स बेयर मिनिमम आपको करने होते हैं, एकदम टिप बाय टिप पे। अगर 6 महीने कर सकते हो तो वो तो सबसे अच्छा है। तो जो भी न्यूज़पेपर में आता है, जैसे न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है अगर मैं बात करूं, जैसे पीआईबी हो गया, देन देर इज आरबीआई वेबसाइट बहुत क्रूशियल है। इसके अलावा कुछ न्यूज़पेपर्स, तो वो अगर आप कर सकते हो तो योर जनरल अवेयरनेस सेक्शन इज डन। रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक बैंकिंग लेवल की आती है, लेकिन काफी टफ होता है, मतलब आपका बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते, काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर चेकआउट करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो पीवाईक्यू वुड बी योर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू से अपने सिलेबस को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे जरूरी हो जाता है। बाकी हमारे डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी क्या क्या टॉपिक आते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उस पर हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है देखो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको समझना है रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, क्योंकि वो क्या है, वहां पे उन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। जितना सिलेबस फेज 2 का उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है, उतना उन्होंने फेज 1 का नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा आता है करंट अफेयर्स, यहाँ पे हमारे पीवाईक्यू आपको रेफर करने पड़ेंगे। बाकी हमारे डेडिकेटेड जो मेंटर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि क्या क्या सिलेबस है। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर वी वांट द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ, तो मैंने भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। आपको जस्ट हमारा जो चैनल है उसको जरा आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अब आते हैं फेज 2 के सिलेबस पे। तो फेज 2 का सिलेबस उन्होंने देखो काफी डिटेल में दिया हुआ है। तो डिटेल में अगर देखें, जैसे ईएसआई का सिलेबस है, सबसे पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट एस्पेक्ट जो होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, रिफॉर्म सिंस 1991, देन मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बहुत कुछ जो है यहाँ पे आपका सिलेबस डिफाइंड है। फिर ग्लोबलाइजेशन से टॉपिक है, सोशल स्ट्रक्चर से टॉपिक है। तो आपका सिलेबस काफी हद तक डिफाइंड है। लेकिन अगर आप ईएसआई के पेपर को ऑब्जर्व करोगे, पीवाई को ऑब्जर्व करोगे, तो ऑलमोस्ट 80% पेपर जो है दैट इज करंट अफेयर ओरिएंटेड। खासकर अगर आप मैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की बात करूं, तो ऑब्जेक्टिव जो 50 मार्क्स का आता है, उसमें उस 50 में से ऑलमोस्ट 100%, इस 50 में से ऑलमोस्ट मतलब 49 मार्क्स का और 48 मार्क्स का करंट अफेयर आता है। अगर कोई क्वेश्चन आया स्टैटिक तो एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, दैट वुड बी ऑल। तो यानी कि, और ये करंट अफेयर जो आता है इसमें क्या आती हैं, इसमें स्कीम्स आती हैं, इसमें रिपोर्ट्स आती हैं, इसमें पीआईबी की वेबसाइट पे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, टाई अप्स हैं, वो आते हैं। इवन आरबीआई वेबसाइट से भी रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर एक बड़ा देखने को सिलेबस कुछ है और पूछ कुछ और रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हो कि करंट अफेयर पूछ रहे हैं और सिलेबस इतना है। लेकिन इस सिलेबस का क्या यूज है, इसका सिलेबस का यूज है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में जो आपके 6 क्वेश्चन में से 4 करने होते हैं, उसमें स्टैटिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो करंट अफेयर यहाँ पे भी रोल प्ले करेगा और आपका स्टैटिक में भी रोल प्ले करेगा। फिर आते हैं एफएम में, ठीक है। आप देखो फाइनेंस का सिलेबस बहुत ही डिटेल्ड मैनर में उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आपको ये मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, नहीं तो जो पिछले साल का नोटिफिकेशन था आप उसको भी रेफर कर सकते हो, ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। फाइनेंस अगर आप देखो ऑब्जर्व करो तो जनरल फाइनेंस, पहली चीज डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपको कहता है फाइनेंस तो पता नहीं आरबीआई में क्या क्या पूछते हैं, वो आपका बेवकूफ बना रहा है। इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत ही सिंपल, कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला बच्चा इस सिलेबस को बड़े आराम से कर सकता है। फाइनेंस से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर बेसिक चीजें याद कर सकते हो, समझ सकते हो, तो ये बड़ा बेसिक है, बड़े आराम से। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल फाइनेंस, उन्होंने फाइनेंस नहीं लिखा, उन्होंने लिखा जनरल फाइनेंस, यानी कि किसी के भी अंडरस्टैंडिंग में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस है, पहले फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, देन फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, देन देयर आर सर्टेन जनरल टॉपिक्स, ठीक है। सिलेबस काफी डिटेल्ड मैनर में डिफाइन किया हुआ है और इसको हम कुछ हद तक एग्जॉस्टिव भी मान सकते हैं। एग्जॉस्टिव मतलब काफी ज्यादा, मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करता है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां पे वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता। फॉर एग्जांपल प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, अब इनमें कितनी डेप्थ तक हम पढ़ें,
ये चीज हमें क्लियरिटी नहीं आती। तो वो क्लियरिटी कहां से आती है? हमें अगेन पीवाईक्यू से। ठीक है, तो पीवाईक्यू से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि किस टॉपिक को कितना हद तक हमें तैयार करना है, किसने डेप्थ तक हमें प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ फाइनेंस। मैनेजमेंट का भी सिलेबस उन्होंने नोटिफिकेशन में काफी क्लियरली दिया हुआ है दोस्तों। मैनेजमेंट का सिलेबस मैं एक बार को बोल सकता हूं कि काफी ज्यादा एग्जॉस्टिव दिया हुआ है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे ये जो मेंशन्ड है टॉपिक्स, इन टॉपिक्स पे, हर टॉपिक पे अगर आप 100 वर्ड्स तैयार कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट डिस्क्रिप्टिव भी तैयार है, आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार है। इतना मैं बोल सकता हूं। अगर सपोज 50 मार्क्स का फाइनेंस और मैनेजमेंट में, पहली चीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है 50 मार्क्स का, सॉरी 50-50 का, ऑलमोस्ट हमेशा थोड़ा सा फाइनेंस ज्यादा ही रहता है, 51-52। तो अगर हम यहाँ पे देखें मैनेजमेंट 50 मार्क्स का है, तो उसमें से अगर आप, जो मैंने फंडा बताया कि ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, हर टॉपिक को अगर आप 100 वर्ड्स में तैयार कर लोगे एटलीस्ट, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार है, आपका डिस्क्रिप्टिव भी तैयार है। मतलब 50 में से आपका ऑलमोस्ट 45 मार्क्स आपके तैयार हो गए। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल फंडा बता रहा हूं मैनेजमेंट का। ये काफी एग्जॉस्टिव वे में उन्होंने डिफाइन किया है। पिछले 3 साल में जो यहाँ पे पूछा, मतलब जो यहाँ पे डिफाइंड है, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं गया, नीदर ऑफ डिस्क्रिप्टिव नीदर ऑफ ऑब्जेक्टिव। हाँ, फाइनेंस में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर का रोल जरूर आ जाता है। जैसे कुछ टॉपिक थे, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द रोल ऑफ, व्हाट डू यू मीन बाय ओएनडीसी। ओएनडीसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली उसकी लैंग्वेज अभी याद नहीं आ रही है। तो ओएनडीसी अगर आप देखो यहाँ पे कहाँ पे कवर करेंगे, दैट्स पार्ट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट इन दी फाइनेंशियल मार्केट। तो वो करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप ऐसे कवर नहीं कर सकते कि कहीं एक स्पेसिफिक टॉपिक के तौर पे, वो करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो है हमें यहाँ पे थोड़े से करंट अफेयर में क्वेश्चंस डायनामिक फॉर्म में मिल सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट काफी एग्जॉस्टिव वे में यहाँ पे डिफाइंड है। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस के बारे में। सिलेबस देख के अगर डर लग रहा है तो फिर डर के आगे देखो, कभी वो कहते हैं ना कि डर से अगर डर गए तो फिर क्या फायदा। क्लोजेट में भूत तभी तक है जब तक क्लोजेट को जाके खोलते नहीं हो। तो जब तैयारी करोगे तो यू विल केम टू अंडरस्टैंड कि देखने में तो बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन उतना है नहीं। अगर करने बैठोगे तो मिनिमम 3 से 4 महीने में भी कर सकते हो डेडिकेटली। अगर फुल टाइम तैयारी करोगे तो 3 से 4 महीने में तैयारी की जा सकती है फुल टाइम। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वर्क के साथ तैयारी हो जाएगी, कि आप जॉब भी कर रहे हो तो भी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, 5 से 6 महीने लग जाएंगे, दैट वुड बी ऑल। ठीक है, सो सिलेबस आपको मैंने बताया, आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एग्जाम बताया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट जो बच्चे पूछते हैं वो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में पूछते हैं। तो चलो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ईयर वाइज, फेज वाइज कट ऑफ डाला हुआ है दोस्तों। तो अगर आप देखोगे फेज 1 की जो कट ऑफ 2021 में थी वो थी 66.75। मतलब आप देखो 200 में से 66.25, देन 2022 में 63.75, देन 2023 में 54.25। मतलब कट ऑफ इज गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। मतलब पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता जा रहा है। और इवन आप एक चीज अगर आप देखो कि यहाँ पे क्या क्या सेक्शन थे, यहाँ पे आपका था जीए, यहाँ पे आपका था क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। अगर ये जो स्कोरिंग सेक्शन होता था ये पहले बहुत अच्छे से कर लेते थे बच्चे, लेकिन अब यहाँ पे क्या 25 मिनट में क्वेश्चन देख भी नहीं पाते क्योंकि क्वेश्चंस बड़े लेंथी है। तो देखो दोस्तों, इसका फंडा क्लियर है कि यहाँ पे अपने को स्कोर करना है। तो इनका लेवल तो ऑलरेडी टफ था, तो इंग्लिश में हम थोड़ा सा स्कोर कर सकते हैं। क्यू और आर ई तो ऑलरेडी टफ था, तो वहां पे हमें बेसिक लेवल पे एटलीस्ट ये कोशिश करनी कि हम सेक्शनल कट ऑफ मिस ना करें। और जीए में हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें ताकि ये कट ऑफ क्लियर हो जाए। दिस फेज इज क्वालिफाइंग। तो क्वालिफाइंग करना है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर नहीं करना, सिर्फ क्वालिफाई करना है। जिसके 54.25 से 54.25 से ज्यादा मार्क्स आ गए तो ही इज अ गुड कैंडिडेट। तो दैट इज इट, कहानी खत्म। वो एलिजिबल है आरबीआई ग्रेड बी में सेलेक्ट होने के लिए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे हम क्वालिफाई कर सकें, और उसके लिए यू नीड अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी। स्मार्ट कैसे? कि आप एग्जाम को समझो, रिक्वायरमेंट समझो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की, एंड दैट वुड बी ऑल। फिर फेज 2 की कट ऑफ देखें तो वो भी अगर आप देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी नीचे गई है, बिकॉज पेपर में थोड़ा सा डायनेमिक कंपोनेंट ऐड किया गया है। एफएम बोल लीजिए, एफएम की डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में थोड़ा सा डायनेमिक कंपोनेंट ऐड आया है, ईएसआई में थोड़ा सा डायनेमिक आया है। पेपर का थोड़ा सा लेवल, मतलब जैसे स्कीम भी अगर वो पूछ रहे हैं तो वो कॉमन स्कीम नहीं पूछ रहे, बहुत ही एक्सेप्शनल स्कीम वो पूछ रहे हैं। सो इस वजह से क्या है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप वो ट्रेंड देख रहे हो कि फेज 2 में भी नीचे गया है। फिर अगर हम ओवरऑल कट ऑफ देखें प्लस इंटरव्यू, क्योंकि मैंने अभी आपको आई थिंक फेज 3 जो हमारी इंटरव्यू होती है उसके मार्क्स नहीं बताए। फेज 1 आपकी होती है 200 मार्क्स की, फेज 2 होती है आपकी 300 मार्क्स की, एंड जो फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू वो होती है 75 मार्क्स की। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 375 में से बनती है।
तो अगर हम 300 में से देखें तो ये आपकी फेज 2 की कट ऑफ थी, और 375 में से देखें तो ये कट ऑफ है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है, देखो दोस्तों, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, अगर सपोज आपने एग्जाम क्वालिफाई कर भी लिया है, इंटरव्यू में आप पहुंच भी गए हैं, आपके मार्क्स सपोज 187.75 है और आप पहुंच गए इंटरव्यू में, तो यू वुड रिक्वायर एटलीस्ट 60+ मार्क्स इन द इंटरव्यू, चाहे यहां देख लीजिए, चाहे यहां देख लीजिए, और चाहे यहां देख लीजिए। तो यानी कि जो लास्ट कैंडिडेट है उसके पास भी ऑप्शन है, क्योंकि इंटरव्यू अब पहले अब 75 मार्क्स का है, तो अगर वो 70, और बच्चों के आते हैं 70+ मार्क्स आते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू विल अगेन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर योर सिलेक्शन। भले ही फेज 2 में थोड़ा सा वीक परफॉर्मेंस रहा, इंटरव्यू में अगर अच्छे से परफॉर्म करोगे तो डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो सकते हो। और ये बिकॉज यहाँ पे फेज 2 की कट ऑफ नीचे गई है, तो ओवरऑल कट ऑफ भी थोड़ी नीचे गई ही है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी कट ऑफ के बारे में दोस्तों पॉइंट्स। अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करें दोस्तों, तो प्रिपरेशन स्टार्ट होती है अभी से। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी अपना टारगेट बनाते हो तो तैयारी अभी से स्टार्ट करो। एंड सबसे पहले क्या कीजिए, अपने इस एग्जाम को थोड़ा सा समझिए। फेज 1 इज क्वालिफाइंग इन नेचर, तो उसको मैं कैसे स्मार्टली क्वालिफाई कर सकता हूं वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, आप देखिए, आप करंट अफेयर बहुत सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट 4 महीने के कर सकते हो, तो उन्हें एकदम टिप पे कीजिए। एग्जाम से जस्ट पीछे के 4 महीने के करंट अफेयर्स आई थिंक वुड बी मोर देन एनफ टू क्वालिफाई, नॉट टू बिकम टॉपर। और हमें टॉपर बनना भी नहीं है फेज 1 में। क्यूआरई में यू नीड टू अप्लाई कि पीवाईक्यू को एनालाइज कीजिए, और वहां से फिर ये देखिए कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को स्ट्रेंथन कीजिए। जितना ज्यादा उनमें अच्छे से परफॉर्म करेंगे, कहीं ना कहीं उतने ही चांसेस ब्राइट होंगे आगे परफॉर्म करने के। तो पीवाईक्यू को जरूर रेफर कीजिए, और सबसे पहले वो टॉपिक्स स्ट्रेंथन कीजिए जो आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, क्यूआरई इज ऑल अबाउट पेन एंड पेपर। मैं क्लियर बोलता हूं, यहाँ पे जितना प्रैक्टिस करोगे, ये किसी को देख के नहीं सीख सकते, किसी की बुक से नहीं सीख सकते। इट्स मोर अबाउट जितना पेन एंड पेपर चलाओगे उतना ही ज्यादा इन सब्जेक्ट में स्ट्रेंथन करोगे। तो दैट इज द स्ट्रेटेजी अबाउट फेज 1। फेज 2 में देखो दोस्तों, आपको कंटेंट बहुत राइटली चूज करना पड़ेगा। राइट कंटेंट वुड हेल्प यू इन द फेज 2। तो कंटेंट को एक अपना बेस बनाइए, कंटेंट डिसाइड कीजिए कहां से आपको कंटेंट करना है, एंड देन कंटेंट को कवर करने पे कोशिश कीजिए। हाँ, अब आपको ये बैलेंस बनाना होगा कि पहले फेज 1 कीजिए या फेज 2 करें, वो आपको बैलेंस बनाना होगा। आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको किस में काम करना है। तो टाइम टेबल के ऊपर मैं यहाँ पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि व्हाट वुड बी अ बेस्ट टाइम टेबल, तो वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपको स्टडी प्लान क्या बेहतर स्टडी प्लान हो सकता है। तो अगेन वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कई बार क्या होता है, देखो, वी नीड अ डेडिकेटेड हैंड होल्डिंग, क्योंकि इस प्रिपरेशन में क्या होता है, बहुत सारे डाइवर्जन्स आते हैं, बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो जरूरी है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स की वजह से हमें कभी कभी एक मेंटोर की मतलब डेडिकेटली जरूरत पड़ती है। तो देखो, अड्डा 24/7 पे आपके बहुत सारे डेडिकेटेड मेंटोर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। मैं हूँ, देन देयर आर अदर मेंटोर्स एज वेल। देन दोस्तों, सिंपल सी एक बात है, अगर आपको फ्री गाइडेंस चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पे हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल है। अपना कमेंट रेस कीजिए एंड वी विल बी देयर टू आंसर दैट क्वेरी। बाकी अगर आपको डेडिकेटेड हैंड होल्डिंग चाहिए तो वी हैव अ पेड कोर्स एज वेल। तो उस पेड कोर्स के बारे में मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ। वन सेकेंड गाइस, आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे दोस्तों, अड्डा 24/7, यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज सेक्शन में जाइए, रेगुलेटरी बॉडीज, आरबीआई ग्रेड बी। तो यहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज हमारे मिलेंगे। आरबीआई का सिलेक्शन बॉक्स किट, ये डेडिकेटेड आरबीआई का कोर्स है। इसके अलावा आरबीआई का हमारा फाउंडेशन बैच भी है, जिसको हम आरबीआई P2I मास्टरमाइंड बैच कहते हैं, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। मेन अट्रैक्शन इज बैंक महापैक प्लस। इस कोर्स को मैं कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल लेवल पे बोलूंगा कि यार, थोड़ा सा अगर पॉकेट अलाउ करती है, देखो थोड़ा सा महंगा है लेकिन मार्केट में सबसे सस्ता है। एंड अगर आप वैल्यू फॉर मनी देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है। कारण ये है कि सपोज जब हम आरबीआई की तैयारी करते हैं तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी क्या अक्सर ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत टफ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम आप बैठेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी कभी डिले हो जाती है। डिले के चलते हमें कई बार प्लान बी भी सोचने पड़ जाते हैं।
तो वो प्लान बी क्या होते हैं? जनरली SBI PO, IBPS PO, क्लर्क एंड ऑल, वो सारे एग्जाम जो हैं, RBI असिस्टेंट, वो सारे, तो फिर क्या उनके लिए अलग से आप कोर्स लोगे? तो वो सारे कोर्स अगर आप अलग से लोगे तो बहुत महंगे हो जाएंगे। इट वुड बी ए वन स्टॉप सॉल्यूशन, मार्केट में सबसे सस्ता और सबसे ज्यादा कोर्स ऑफरिंग यहाँ पे मिल रही है। सारे रेगुलेटरी एग्जाम्स, RBI, नाबार्ड, क्योंकि कई बार क्या होता है RBI की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम नाबार्ड की तैयारी करते हैं, सेबी की तैयारी करते हैं, तो उसलिए क्या होता है सभी रेगुलेटरी एग्जाम्स और सभी बैंकिंग एग्जाम्स की कवरेज मिलती है। दूसरा, एक बच्चों को डाउट आता है फेज 1 में बहुत ज्यादा कि सर मुझे सपोज रीजनिंग में ये समझ नहीं आ रहा, क्वांट में समझ नहीं आ रहा, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे इंडिया के बेस्ट मेंटर्स हैं, तो सभी की गाइडेंस आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको सपोज इन सर से पढ़ना है, उन सर से पढ़ना है, किसी और सर से पढ़ना है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहता है उसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो गो विद दिस, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे मैक्सिमम सेल भी चल रही है। यूज द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, और ऐप के थ्रू बाई करोगे तो फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। बाकी इंडिविजुअल बैचेस हमारे हैं। अगर सिर्फ RBI की तैयारी करनी है तो रेगुलेटरी का महापैक है, सॉरी रेगुलेटरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, उसके अलावा RBI की करनी है तो सिलेक्शन बॉक्स किट है। इवन RBI डेडिकेटेड फाउंडेशन बैच मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये रहा RBI P2I मास्टरमाइंड बैच। अभी इसकी 13 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो दोस्तों डू नॉट मिस इट। प्रिपरेशन इज इन योर हैंड। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। देखो, मेहनती बच्चों के साथ मैं हमेशा खड़ा हूं। अगर उन्हें किसी भी तरह की क्वेरी है, किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। रेगुलेटरी बॉडीज बाय वीर आशुतोष मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, एंड यू कैन ज्वाइन विद मी। एंड इसके अलावा अगर आपको हमारा ऐप पे भी आप मेरे साथ कम्युनिटी ग्रुप पे जुड़ सकते हो। वहाँ पे मेरा ग्रुप है डेडिकेटेड फाइनेंस बाय वीर सर। कोई भी क्वेरी आती है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फ्री सजेशंस हम आप लोगों को देते रहेंगे। पेड सजेशंस चाहिए तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है, बट द सॉल्यूशन इज पेड वालों के लिए। द कोड इज Y581। इसी के साथ दोस्तों क्लास करते हैं समाप्त। आई होप आपको जो सारी जो क्वेरीज थी वो एड्रेस हुई हो। अगर बाई चांस कोई क्वेरी रह गई है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, एंड आई विल बी देयर टू आंसर इट। इसी के साथ क्लास करते हैं रैप अप। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।